बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर्स और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक है द इंडक्टर्स। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा फैराडेज लॉ, किसी ज़माने में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, बल्कि डेफिनेटली पढ़ा होगा कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास निडल उसके करीब अगर लेके जाएं, तो कंपास निडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है कि जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है। Ampere demonstrated that this magnetic field was linearly related to the current which produced it. और जो एम्पियर था उसने इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया या ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वायर के, या प्रोड्यूस होती है वायर के अराउंड, वो प्रोपोर्शनल होती है, लिनियरली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। यानी कि करंट में, वायर में अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी या इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कम करंट फ्लो हो रहा होगा तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रेंथ का डेवलप होगी। ठीक है। यहाँ आप फिगर देख रहे हो, अ, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। ठीक है। तो ये वाली जो फिगर है, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, हमारे पास अपवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज। सही। तो ये राइट हैंड रूल भी कहलाता है, अगर आप लोगों को याद हो। तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी फिंगर्स को जो है वो कर्ल कर लेते हैं अराउंड द कंडक्टर, बट कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम अपने थंब को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी कीप आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड curl our fingers around the conductor. Then the curl of our fingers indicates the direction of the magnetic field. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ अपवर्ड, और जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है हमारी, या जो कर्ल है फिंगर्स का, वो क्या है, इस केस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है इस बोर्ड पे आप देखें तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वायर के अराउंड डेवलप हुई है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इंडिकेट करते हैं बी से, और करंट को हम इंडिकेट किससे करते हैं, आई से, इलेक्ट्रिक करंट को। इसी तरह ये जो दूसरी फिगर आप देख रहे हैं जो कि थोड़ी सी ऑब्लिक है, इसमें भी वही दिखाया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अराउंड, अगेन हेयर इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड रूल। ओके। An inductor or coil has the form of a long helix of small pitch and it is found to have an inductance। ठीक है, अब ये इंडक्टर की डेफिनेशन है कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर यूजुअली क्या होता है, कॉइल होता है, ठीक है, जिसकी शक्ल किस तरह की होती है, लॉन्ग हेलिक्स की शक्ल की होती है। ठीक है। आप उसको स्प्रिंग भी कह सकते हैं आप, यानी कि स्प्रिंग की तरह का अगर कोई वायर को अगर आप पाउंड कर दो या उस शेप में लेके आ जाओ, इन द शेप ऑफ स्प्रिंग और हेलिक्स, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, इंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम कॉइल भी कहते हैं। और जो इसका पिच होता है, पिच मींस डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव राउंड्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फासला होगा, अगर हम यहाँ देखें, यानी कि दो कंसेक्टिव जो हमारे पास बाउंड है उनके दरमियान का जो फासला होगा,
दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पिच। तो इनके बीच में यानी कि जब हम इसको वाउंड करते हैं या लपेटते हैं स्प्रिंग की शेप में, तो दो कंसेक्टिव स्प्रिंग के दरमियान जो फासला होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। सही। तो इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल होता है जो कि लॉन्ग हेलिक्स होता है, लंबा और हेलिक्स की शक्ल में होता है। लंबा लाजमी नहीं है, छोटे भी हैं, मीडियम भी साइज पॉसिबल है, डिपेंड्स अपॉन यानी कि आप किस तरह का इंडक्टर चाहते हो। तो ये क्या करता है इंडक्टर, बेसिकली इस शक्ल की वजह से जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये इंडक्टेंस शो करता है। अच्छा जी, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, और इसका हमने इंडिविजुअल जो टर्न्स हैं वो आपको फ्रंट सिर्फ व्यू दिखाया हुआ है। तो ये जो येलो वाला जो आप देख रहे हैं रीजन, दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द वायर, ठीक है, ये वायर के जो है फ्रंट व्यू हैं। अगर हम इसी को देखें तो इसमें से ये सिंगल सिंगल राउंड मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इन वायर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम जो पहला हमारे पास वायर है अगर ये वाला है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में अगर हम करंट का फ्लो बनाते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। और इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो क्या कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट करके बनाऊं, और करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है, ये हमारे पास वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगेन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हर इंडिविजुअल वायर के अक्रॉस जो डेवलप हुई है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर जब हम यहाँ दूसरे एंड पे आते हैं यानी कि ऑपोजिट एंड पे, ठीक, तो यहाँ से करंट क्या हुआ था, एंटर हुआ था, और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ से एग्जिट हुआ था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है, इस सरफेस में एंटर हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है इसीलिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसमें। सही है। अब इसको जब हम पकड़ेंगे इस वायर को या इसके अराउंड जब हम कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें थंब क्या होगा, थंब की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इनवर्ड टू दिस पेपर। सही है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास अब जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। तो इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसकी डायरेक्शन है। अब होता क्या है कि देखें, यहाँ पे तो आपको सिर्फ दो पॉइंट पे दिखाया हुआ है, यानी कि एक इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, एक इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। लेकिन ये मैग्नेटिक इसके हर पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके हर पॉइंट पे जनरेट हो रही होगी, ठीक है, इन हर पॉइंट पे, ठीक है। तो हर जगह पर क्या होगा, इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में क्या होंगी, एडअप हो जाएंगी, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और नीचे डायरेक्शन क्या है हमारे पास, कंबाइंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज हर इंडिविजुअल पॉइंट क्या होगा, आपस में क्या होगा, समअप कर रहा होगा, एक दूसरे की फील्ड को स्ट्रेंथन कर रहा होगा, और चूंकि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए हम इसको जब इसके आउटसाइड जब हम ड्रॉ करेंगे या अगर हम कंबाइंड ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक कंबाइंड यानी कि पूरा होल एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा जिसने राउंड किया हुआ होगा पूरे इंडक्टर को, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बड़ा सा जो आप सर्कल देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स। क्योंकि डायरेक्शन देखें, इस पॉइंट पर भी यही वाली है, इस पॉइंट पर भी यही वाली है, इस पॉइंट पर भी यही वाली है, इस पॉइंट पर भी लेफ्ट है, इस पॉइंट पर भी लेफ्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड हर वक्त क्या है यहाँ पर, लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, इसीलिए हम इसको कंबाइन करके बाहर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं एक दूसरे को ये
ओवरलैप नहीं करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा फासले पर ही रहती हैं, ओवरलैप नहीं कर रही होती या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती। एनीवेज, तो कहने का मतलब क्या है कि इस इंडक्टर का हर पॉइंट जो होगा वो एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। और चूंकि डायरेक्शन जो होगी हर एक की क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम इसको सम अप करके एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक कंबाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कंबाइंड डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सही है जी। तो जो अपोजिट पॉइंट्स यहाँ पर दिखाया हुए हैं आपको, दिस इज द अपोजिट पॉइंट। अपोजिट पॉइंट से मुराद क्या है कि एक पॉइंट ऊपर है और दूसरा पॉइंट क्या है, नीचे है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एग्जिट हो रही होगी, मीन्स यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इस पेज से बाहर आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पेज में एंटर हो रहा है। इसीलिए देखें अगर आप और करें यहाँ पर, तो ऊपर एक डॉट मौजूद है और नीचे क्या है, एक प्लस का एक क्रॉस का निशान है। क्रॉस मीन्स यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, और डॉट का मतलब यहाँ से करंट क्या हो रहा है, ये सोर्स है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। जब बाहर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। उनके फिंगर्स जो होंगी वो रैप होंगी अराउंड दिस वायर, एंड आवर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह बॉटम पे जब हम अपनी थंब को डायरेक्शन को, यानी कि थंब की डायरेक्शन अलाइन करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वो क्या होगा, वो इनसाइड द पेपर जा रहा होगा। तो इस केस में अगर आप करेंगे तो क्या होगा, जो फिंगर्स की डायरेक्शन होंगी उसे आप रैप करो अराउंड द वायर, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास अपर हाफ है उसमें जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो लोअर हाफ है यहाँ पे फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज और नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके जी। अच्छा जी, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल कि जब करंट नहीं है, देखें ये तार है हमारे पास, दिस इज अ वायर, ठीक है, ये एक वायर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक वायर है। इसमें से जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट, तो जो कंपस की निडल है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि इसकी अलाइनमेंट इस वायर के साथ नहीं है। अभी ये अलाइन किसका होगा, अलाइन विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सही। और जब हमने इस वायर में से करंट को फ्लो कराया, ठीक है, जब इस वायर में से क्या हो रहा है, अब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अब जो निडल है उसकी डायरेक्शन अलाइन किसके साथ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गई, ठीक है। तो यानी कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट जो निडल है उसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया, और ये इसकी अलाइनमेंट क्या हो गई, फील्ड के साथ हो गई। इसीलिए से हम कह सकते हैं कि इस इंडक्टर में से, आई मीन इस वायर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, बिकॉज द निडल इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन। अच्छा जी, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली, हर जो इंडक्टर होता है उसकी अपनी एक इंडक्टेंस होती है, ठीक है। और ये इंडक्टेंस क्या होती है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स मेड बाय द कंडक्टर आउट ऑफ विच इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, ये कांस्टेंट होता है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, ये अलग से दिखाया हुआ है, दिस प्रोपोर्शनलिटी इज बेसिकली इन रिलेशन टू द चेंज ऑफ करंट होता है, वो हम आगे देखेंगे अभी। खैर फिलहाल जो इक्वेशन है, ठीक है, ये विद रेस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, यानी कि कोई भी इंडक्टर अगर होगा हमारे पास, यानी कोई भी कॉइल होगा, तो उसकी जो इंडक्टेंस होगी उसका फिजिकल पैरामीटर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सो दिस इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L is proportional to the n square and A and inversely proportional to the L, ठीक है। तो अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, L तो आपको पता है कि दिस L indicates what, L is the
इंडक्टेंस इन हेनरीज, इसको हम हेनरी में मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो ये L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ठीक है, जो आप नंबर ऑफ टर्न्स देख रहे हैं ना, इधर इतने सारे टर्न मौजूद हैं इस कॉइल में, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर L लिखें और यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखें और अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इंडक्टेंस स्क्वायर की रिस्पेक्ट से बढ़ रहा होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो इंडक्टेंस है उसका रिलेशन विद द नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर का होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा? इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज स्क्वायर हो जाती है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि L इज़ प्रोपोर्शनल टू A। व्हाट इज़ A? A इज़ द एरिया इनसर्कल्ड बाय द कॉइल। ठीक है, यानी कि वो एरिया जो कि कॉइल ने इनसर्कल किया होगा। ये आप कॉइल देख रहे हैं, यहाँ पे इसका डायमीटर है। ठीक है, दिस इज़ द डायमीटर। तो ये जो एरिया फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी द एरिया। ठीक है, ये जिसने जितना इसने सर्कुलर फॉर्म में इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल जो कि सर्कल की फॉर्म में मौजूद है। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे इसका, तब भी क्या होगा? इंडक्टेंस इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, देन दिस L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। यानी कि अगर आप L बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है जी। तो ये देख रहे हैं, इसकी आप लेंथ देख रहे हैं। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं इसकी लेंथ, तो क्या हो रही है? इंडक्टेंस कम हो रही है। ठीक है, तो लेंथ बढ़ाने से इंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसका अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, इन सर्कल्ड बाय द कॉइल, तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा? इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर बढ़ेगी। इसी तरह ये क्या है? ये म्यू है। म्यू इज़ द परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू इज़ द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होगी? इस कॉइल के बीच में, यानी कि जो कॉइल वाउंड किया हुआ है इसके बीच में जो मटेरियल है वो कौन सा बना हुआ, वो कितना परमिएबल है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, या फिर आयरन वगैरह का होगा, फेराइट वगैरह होगा, ठीक है, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से अपने अंदर से फ्लो होने देगा, गुजरने देगा, तो वो स्ट्रेंथन करेगा। तो उससे क्या होगा? उसकी इंडक्टेंस कॉइल की क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस ज़्यादा होगी कि कम होगी। अगर परमिएबल ज़्यादा होगा मटेरियल बीच में कॉइल के अंदर और उसके अतराफ में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि इंडक्टेंस बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, ओके। देयर आर सम टाइप्स ऑफ कॉयल। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहला वाला एयर कोर है, इसके बीच में कुछ भी मौजूद नहीं है, ये खाली कॉयल है, सिर्फ वायर को आपने गोल स्प्रिंग की शक्ल दिया हुआ है। ठीक है, जो पहला वाला कॉयल है एयर कोर कॉयल है, तो इसका सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल कॉयल, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वो आप वेरी कर सकते हो, या फिर इसकी जो लेंथ है आप वो चेंज कर सकते हो। तो इसको जो वेरिएबल है उसका सिंबल ये वाला होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप गौर करें इस वाली फिगर में, तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है। ठीक है, ये स्क्रू बेसिकली क्या है? ये स्क्रू इसका कोर होगा। तो अगर इसके कोर को अगर आप ज़्यादा आगे लेके जाओ या फिर कम अंदर लेके आओ, यानी कि इसको बाहर निकालो, तो उससे क्या होगा? इसकी इंडक्टेंस चेंज होगी, बिकॉज परमिएबिलिटी चेंज हो रही होगी। जब परमिएबिलिटी चेंज होगी तो उसकी इंडक्टेंस क्या होगी? वेरी करेगी डेफिनेटली। यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स क्या है? यहाँ पे फिक्स हैं। ठीक है, इनका डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज व्हाट? द लेंथ ऑफ द कोर इनसाइड दिस इंडक्टर। जब आप कोर को चेंज करेंगे तो जो परमिएबिलिटी होगी, यानी कि जो म्यू वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो ये म्यू क्या होगा? वेरी करेगा, बिकॉज यू आर चेंजिंग द परमिएबिलिटी बाय वेरिंग द लेंथ ऑफ द कोर। ठीक है, अगर
इस कॉइल के बीच में अगर हवा मौजूद होगी तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, कुछ और होगी। और अगर इसके बीच में अगर आप एक आयरन की रॉड डाल देंगे तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो उससे क्या होगा, इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर हम हाफ कॉइल में क्या करते हैं, आयरन कोर डालते हैं, तो इसकी परमिएबिलिटी कुछ और होगी। अगर हम सिर्फ थोड़े से कॉइल में अगर क्या करेंगे, आयरन कोर डालें, मीन सिर्फ हमने इतने से हिस्से में आयरन कोर डाला, ठीक है, इस पोर्शन में सिर्फ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब क्या होगा, कुछ और हो जाएगी परमिएबिलिटी इसकी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, इसकी इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। सही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है। तो इससे आप क्या कर रहे होते हो, इसकी जो कोर है उसको, उसकी क्या कहते हैं, जो लेंथ है वो आप इन साइड द कॉइल वो वेरी कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, इसकी परमेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है, और इनडायरेक्टली क्या होता है, इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी फिक्स्ड क्या कहते हैं, इंडक्टेंस है इसकी। लेकिन इसमें जो कोर इस्तेमाल हुआ हुआ है वो कौन सा है, मैग्नेटिक या फिर आयरन कोर इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है। तो विदाउट कोर में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और विद कोर में हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ये दो लाइनें पैरेलल इसमें मौजूद होती हैं। दीज पैरेलल लाइंस इंडिकेट्स दैट इट इज हैविंग अ कोर इनसाइड इट। अच्छा जी, अब ये वही रिलेशन है कि यहाँ पे लेस इंडक्टेंस है हमारे पास। ठीक है, लेस इंडक्टेंस है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इधर क्या है हमारे पास, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कम है। इधर n की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एरिया भी क्या है, इधर ज़्यादा है। ठीक है। बाकी लेंथ दोनों की क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर मोर इंडक्टेंस है, यहाँ पे लेस इंडक्टेंस है। ठीक है, फिगर ए में लेस इंडक्टेंस है बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ठीक है, ये फिगर ए हो गई हमारे पास, ये फिगर बी हो गई। तो फिगर ए में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है। फिगर बी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इधर एल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इंडक्टेंस को। यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, तो ये भी क्या करेगा, इंडक्टेंस को डिक्रीज कर देगा। और जो थर्ड फिगर है, यानी कि फिगर सी, इसमें क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पे लो इंडक्टेंस है, यहाँ पे हाई इंडक्टेंस है। वजह क्या है, यहाँ पे कोई कोर मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, कोर मौजूद है। तो कोर के मौजूद होने की वजह से क्या होगा, म्यू की वैल्यू मौजूद होगी हाई। ठीक है, यहाँ म्यू हाई होगा, और यहाँ म्यू क्या होगा, लो होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर एल डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर इंडक्टेंस हाई होगी। ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं इंडक्टर्स की। सही। तो जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर खैर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला जो है फेराइड कोर टोरॉयडल इंडक्टर। टोरॉयड आपको पता होगा कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में अगर हम कॉइल को वाउंड करें तो फिर वो टोरॉयड कहलाता है। ठीक है, एक सोलेनॉइड होता है और एक टोरॉयड होता है। सोलेनॉइड जो होता है हमारे पास नॉर्मल कॉइल होता है, मीन स्ट्रेट कॉइल होता है। और टोरॉयड जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। फेराइड कोर सिलेंड्रिकल इंडक्टर, ठीक है, ये सोलेनॉइड हो गया, फिर सिलेंड्रिकल इंडक्टर हो गया बी वाला जो है। इसी तरह फेराइड कोर इंडक्टर डिज़ाइन फॉर वीएचएफ फ्रीक्वेंसीज, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ होगा। ठीक है, विथ फेराइड कोर है ये। इसी तरह आयरन पाउडर जो डी है हमारे पास, आयरन पाउडर कोर टोरॉयडल, इसके अंदर जो आयरन पाउडर कोर इस्तेमाल हुआ हुआ होगा। ठीक है। देन बॉबिन स्टाइल, बॉबिन स्टाइल ये कहलाता है बॉबिन स्टाइल, जिसमें क्या होता है, हमारे पास दो एंड होते हैं। ठीक है, मेटेलिक, और फिर सेंटर में हमारे पास क्या होती है, वाइंडिंग हुई हुई होती है सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये बॉबिन स्टाइल कहलाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ, ये साइडों में क्या है, उठा हुआ है, और सेंटर से क्या है, छोटा है। यानी कि जो डायमीटर है इसका वो एंड से डायमीटर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एंड वाले में जो है डायमीटर बड़ा है, लेकिन जो सेंटर है इसका वहाँ पे डायमीटर क्या है, कम है, फिगर ई में।
तो ये बॉबिन स्टाइल कहलाता है, जहाँ पे दोनों तरफ जो है फिर डंबल शेप, आपने डंबल आपने देखे होंगे वेट्स को एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बॉबिन स्टाइल कहलाता है। यानी कि सेंटर में आपने वाइंडिंग करी होगी, साइड में हमारे पास क्या होगा, मेटल मौजूद होगा, यानी कि अ, बड़ा साइज होगा। ठीक है। इसी तरह जो एफ है हमारे पास, ये एक्सियल लीड इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, एक्सियल मींस दरमियान से एक बस तार गुजर रही होगी, और इसके अराउंड जो है बारीक सी वायर लिपटी हुई होगी, और ये फिक्स होता है। ठीक है। अच्छा जी, देन जी है हमारे पास, दिस इज लॉसी कोर इंडक्टर। ठीक है, ये लॉसी कोर इंडक्टर है। यहाँ पे जो कोर है हमारे पास, ये लॉसी टाइप का होगा, यानी कि या तो क्या कह सकते हैं आप, ओपन होगा, इसमें एयर मौजूद होगी सेंटर में। ठीक है, एज अ कोर। देन जो एच है हमारे पास, दिस इज 11 हेनरी इंडक्टर। ठीक है, 11 हेनरी काफ़ी आई मीन बड़ा इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, तो उसके लिए देखें यहाँ पे बड़ा सा एक कॉइल मौजूद है, जो कि इस मेटेलिक बॉक्स में फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल यहाँ पे ज़्यादा होंगे। A changing magnetic field could induce a voltage in a neighboring circuit. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज हो रही है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, अपने नेबरिंग सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ट्रांसफार्मर किसी ज़माने में पढ़ा होगा। ठीक है, पहले ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं आमने सामने। ठीक है, और एक से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये करंट इसमें से फ्लो होता हुआ इधर से वापस आएगा, तो इसके अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब सामने वाले कॉइल को कट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके जो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास प्राइमरी कॉइल होगा। और ये जो सेकंड वाला है, ये सेकेंडरी कॉइल कहलाता है। तो अगर प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट क्या होगा, ये चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये फिक्स नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, जो इसके अपोजिट या इसको जो फेसिंग कॉइल है, मीन सेकेंडरी कॉइल है, उसके अक्रॉस भी क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। सही है। हालांकि इस कॉइल में से करंट फ्लो हमने नहीं कराया, लेकिन इसके अराउंड क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, और इस प्राइमरी फील्ड की जो, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जब ये इससे कट करेगी, तो इस कॉइल में से भी फिर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि आज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड इंड्यूस अ वोल्टेज इन अ नेबरिंग कॉइल, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वो नेबरिंग सर्किट में या फिर नेबरिंग कॉइल में क्या कर सकती है, वोल्टेज इंड्यूस कर सकती है, जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वोल्टेज डेवलप होगा नेबरिंग सर्किट में या फिर नेबरिंग कॉइल में, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि प्राइमरी कॉइल जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, तो ये आई का जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि डी आई अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो अगर ये पूरी वाली टर्म अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी कि जो बी है, वो भी तेज़ी से चेंज हो रही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन तेज़ी से आ रही होगी, बिकॉज जो करंट है उसमें वेरिएशन तेज़ी से आ रही है प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, तो जब प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का आई मीन जब इसका मैग्नेटिक फील्ड और करंट, जब दोनों का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इसके अपोजिट जो सेकेंडरी कॉइल मौजूद होगी, उसके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन उसी सेम रेट से होगा। तो अगर तो
जो फ्लक्स कट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को, उसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा डेवलप होगा। सही है जी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज called as the inductance symbolized by L and therefore V is equals to L di upon dt। तो इट्स वेरी सिंपल कि V इज इक्वल्स टू L di अपॉन dt। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, दिस इज अ कॉइल। ठीक है, या दिस इज एन इंडक्टर। तो इस इंडक्टर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सही है, करंट क्या है, आई एल है या फिर आई है। तो जब ये आई एल करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इस कॉइल में से भी पास होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो अगर तो ये आई एल कॉन्स्टेंट नहीं होगा और ये कॉन्स्टेंटली क्या होगा, वेरी हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड में कमी या ज्यादती होगी। जस्ट लाइक अगर हम इसको एक साइन वेव बना दें, दिस इज आई एल, तो क्या होगा, इसमें हर पॉइंट के ऊपर आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पॉजिटिव में भी जा रही है, नेगेटिव में भी जा रही है। ठीक है, नेगेटिव में जाना लाजमी नहीं है, मुमकिन है कि ये कुछ इस तरह से हो, ये कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ही हो। ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंटली क्या हो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहे, नेगेटिव एंड में ही रहे। दिस इज नेगेटिव कॉन्स्टेंटली, दिस इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली। और जो पहला वाला केस था हमारे पास, इसमें पॉजिटिव भी शामिल है और नेगेटिव भी शामिल है। तो इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डेवलप होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या मौजूद है, डी आई अपॉन डी टी मौजूद है फार्मूले में। और डी अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, करंट का, डी आई अपॉन डी टी। यानी कि करंट जो हो रहा है वो मुस्तकिल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जितना ये रेट ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, ये जो वोल्टेज डेवलप होगा अक्रॉस दिस कॉइल, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इसके साथ अगर पैरेलल में अगर हम एक और कॉइल लगा दें, सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दिस इज प्राइमरी कॉइल। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास डेफिनेटली अगर वी एल यहाँ पर ज़्यादा है, वी एल वन कह लें इसको, तो यहाँ पे वी एल टू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिलहाल जो है हम सिर्फ इसी कॉइल की बात करते हैं कि अगर जो कॉइल हमें फिगर में अभी दिया हुआ है, इस कॉइल में से अगर करंट आई एल फ्लो हो रहा है और ये आई एल कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगा क्या चीज़, ये वी एल। ठीक है जी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वी एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी आई अपॉन डी टी, यानी कि डी आई एल अपॉन डी टी। ठीक है, यानी कि जो आई एल है उसका रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज, अगर वो ज़्यादा होगा तो वी एल क्या होगा, यानी कि वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस इंडक्टर, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो हमें कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट इस केस में क्या होगा, एल होगा, जो हम पहले पिछली स्लाइड्स में बात कर रहे थे। तो वहाँ जो है एल हमने फार्मूला डिस्कस किया था, वो फिजिकल पैरामीटर के हवाले से था। यहाँ पे जो इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट है, उसी फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू को आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, ओके। द यूनिट इन विच इंडक्टेंस इज मेजर्ड इज द हेनरी एच, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम एल की यूनिट निकालना चाहें तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वी अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ये सिंपल क्या है, वोल्ट। ठीक है, और साथ में एम वोल्ट सेकंड, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें या सिंप्लीफाई कर लें, v इज इक्वल्स टू, तो ये डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट, डी टी हमारे पास सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया, आई एम्पियर हो गया। तो इसीलिए वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं हेनरी का। ठीक है जी। तो यहाँ पे एल जो आप वैल्यू देख रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट, एन
दिस वैल्यू वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम आवर प्रीवियस फार्मूला, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो कि फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, द इक्वेशन शोज दैट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रही है कि वोल्टेज किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, जो कि उससे फ्लो हो रहा होगा उस इंडक्टर के। इट आल्सो शोज दैट देयर इज नो voltage across an inductor carrying a constant current regardless of the magnitude of this current, that is we may view an inductor as a short circuit to DC। सिंपल सी बात है, अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि करंट चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का, कॉन्स्टेंटली 10 मिनट तक फ्लो होता रहा किसी भी इंडक्टर से, तो क्या उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं। सॉरी, उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज डेवलप होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है? वोल्टेज डेवलप होने के लिए लाजमी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वायर्स में से फ्लो जो हो रहा है उसमें चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डीसी करंट फ्लो कर रहा होगा, जेट सपोज ये जो फिगर आप देख रहे हैं, अगर ये आई एल की वैल्यू क्या, अगर ये फिक्स है, आई एल इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है, और ये फिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वी एल होगा ये ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज डी अपॉन डी टी ऑफ टू ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर हम डीसी करंट इस्तेमाल करेंगे जिसमें टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि डीसी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू है डीसी की 2 एम्पियर। ठीक है, अगर ये टाइम है और ये करंट है वाई एक्सिस पे, तो ये 2 एम्पियर क्या हमारे पास फिक्स अगर फ्लो हो रहा है, तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो होने की वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। If we wish to produce an abrupt change in an inductor current, we must apply an infinite voltage। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट उसमें एब्रप्टली चेंज लेके आए, तो हमें क्या करना होगा, वी मस्ट अप्लाई इनफाइनाइट वोल्टेज, हमें इनफाइनाइट वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। एब्रप्ट चेंज का मतलब क्या है कि चेंज इन करंट विद इन ज़ीरो टाइम। जैसा कि ये करंट अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये टाइम है और ये करंट है, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमने ज़ीरो टाइम से स्टार्ट किया, ये करंट ज़ीरो फ्लो हो रहा है, लेकिन जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो ये करंट क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चला गया। ठीक है, एग्जैक्टली इसी टाइम पे विदाउट एनी डिले, और यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे ये फिक्स हो गया आने के बाद। ठीक है, इस तरह से, यानी कि स्क्वायर फंक्शन हो गया हमारे पास और फिर ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 सेकेंड है, इस 1 सेकेंड पे ये ज़ीरो से कहाँ चला गया, 2 एम्पियर पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी आई अपॉन डी टी होगा वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। उसकी वजह क्या है, देखें, डी आई अपॉन डी टी का मतलब, डी आई अपॉन डी टी का मतलब आई टू माइनस आई वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो आई टू हमारे पास क्या है इस केस में, आई टू 2 एम्पियर है। ठीक है, और आई वन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, ज़ीरो था 1 सेकेंड पे और 1 ही सेकेंड के ऊपर क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो 2 - 0, और टाइम कितना था, टी टू क्या था हमारे पास, 1 सेकेंड। ठीक है, और टी वन क्या था, वो भी 1 सेकेंड था, यानी कि एक ही सेकंड के अंदर, एक ही सेकंड में, एट द सेम इंस्टेंट ये टू से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये क्या बनेगा, 2/0, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब डी आई अपॉन डी टी इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और डी आई अपॉन डी टी अगर इनफाइनाइट होगा तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसके मुताबिक वी क्या हो जाएगा, वी इल आल्सो बिकम इनफाइनाइट, यानी कि आपको इनफाइनाइट वोल्टेज इसको प्रोवाइड करना होगा। और इनफाइनाइट वोल्टेज का प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आप इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसको, जो कि डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एट द ज़ीरो इंस्टेंट या विदाउट एनी डिले, ठीक है, या विद 0 सेकेंड डिले,
आप कभी भी करंट को चेंज नहीं कर सकते किसी भी इंडक्टर में, इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम। ठीक है जी। लेकिन जितना तेजी से आप चेंज करोगे करंट को, इसका मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है। तो ये वही बात लिखी हुई है कि एन एब्रप्ट चेंज इन द इंडक्टर करंट आल्सो रिक्वायर्स एन एब्रप्ट चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है। जाहिर है जो एनर्जी होती है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती है, उसको आपको फौरन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। एंड दिस सडन चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्स इनफाइनाइट पावर एट दैट इंस्टेंट। और जब आपको सडन चेंज करना है, ठीक है, विद इन 0 सेकेंड अगर आपको चेंज करना है तो आपको इनफाइनाइट पावर इस्तेमाल करनी होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। In order to avoid infinite voltage and infinite power, an inductor current must not be allowed to jump instantaneously from one value to another। और जाहिर सी बात है, अगर इसको आपने अवॉइड करना है इनफाइनाइट वोल्टेज या पावर को, तो जो करंट होगा इट मस्ट टेक सम टाइम टू चेंज। ठीक है। अभी एक एग्जांपल है हमारे पास। गिवन द वेव फॉर्म ऑफ द करंट इन अ 3 हेनरी इंडक्टर। ठीक है, ये जो आप वेव फॉर्म देख रहे हैं फिगर ए में, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ एन इंडक्टर, और उसमें एल की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 3 हेनरी गिवन है, एज शोन इन फिगर 7.12। डिटरमाइन द इंडक्टर वोल्टेज एंड स्केच इट। ठीक है, देखें आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस 3 हेनरी के इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वेव फॉर्म गिवन है। दिस इज द ग्राफ फॉर द 3 हेनरी इंडक्टर करंट। ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर आप ठीक से समझ लीजिए कि ये ग्राफ क्या है, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो इस ग्राफ के हमारे पास कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है हमारे पास जो कि 1 सेकेंड यानी कि -1 सेकेंड से कम है, लेस देन है, यानी कि -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट है। दूसरा हिस्सा क्या है हमारे पास, -1 से लेकर के ये 0 सेकेंड तक का, यानी कि यहाँ तक का है। ठीक है, ये इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट क्या है, 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक का है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। और फिर क्या है, 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। और फिर 3 सेकेंड से ऑनवर्ड्स अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट हो गया। यानी कि इसके हमारे पास 5 हिस्से हैं इस ग्राफ में जिसमें करंट चेंज हो रहा है। -1 से पहले करंट क्या है, ज़ीरो है। -1 से 0 के दरमियान करंट क्या हुआ, चेंज हुआ, 0 से कहाँ तक, 1 एम्पियर तक चला गया। ठीक है। -1 से पहले क्या है हमारे पास, 0 एम्पियर करंट है। -1 से 0 सेकेंड तक क्या हुआ, करंट 1 एम्पियर पे पहुंच गया। ठीक है। -1 से 0 जो हमारे पास क्या कहते हैं सेकंड है, उस दौरान करंट राइज हुआ, कितना राइज हुआ, 1 एम्पियर राइज हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 एम्पियर का चेंज आया है। ओके, फिर 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक, यहाँ तक हमारे पास ये करंट 1 एम्पियर ही रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक क्या हुआ, करंट कम हुआ और कितना हो गया, 0 एम्पियर तक आ गया, यानी कि दोबारा 0 पे आ गया। और फिर 3 के बाद क्या हुआ, ये आगे 0 एम्पियर ही रहा। ठीक है। तो -1 से लेकर के 0 सेकेंड तक पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हुआ, और 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक क्या हुआ, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे डिक्रीमेंट हुई। ओके। तो हम इसको इसी तरह से पोर्शन वाइज ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका आखिरी ग्राफ यानी कि फाइनल ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो हमें करंट इसको इसी तरह से मालूम करना होगा। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या है, देखिए हमें मालूम करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो V इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 है, दिस इज एल। डी आई अपॉन डी टी ये हमें कैलकुलेट करना है इन स्टेप वाइज। ठीक है जी। तो जब हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखें ये हमारे पास पहला इंस्टेंट है, यानी कि फॉर टाइम t लेस देन -1 सेकेंड। ठीक है, -1 सेकेंड से कम टाइम के लिए क्या होगा, आई क्या है, 0 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे -1 से पहले करंट की वैल्यू क्या है, 0 एम्पियर है, ये 0 है। ठीक है, इस रीजन में। तो जब ये 0 है तो डी आई अपॉन डी टी क्या होगा, 0 जगह, बिकॉज आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, दिस आई इज 0। तो जब ये 0 है तो डी आई अपॉन डी टी 0 हो गया, इसका मतलब वी क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है जी, v इज इक्वल्स टू 0। सो रिमेंबर फॉर टाइम लेस देन -1 सेकेंड, ठीक है, दिस इज -1 सेकेंड। तो -1 सेकेंड से पहले लेफ्ट हैंड पे करंट क्या है, 0 है। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू 3d/dt। ठीक है, तो i क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। फॉर वाट, फॉर t लेस देन 0 सेकेंड, सॉरी फॉर t लेस देन -1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब v इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं v इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे जो ग्राफ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ, उसमें हमने अभी सिर्फ क्या हिस्सा मालूम किया है, इतना वाला हिस्सा मालूम किया है बस, -1 से पहले। ठीक है, -1 से पहले जो वोल्टेज है हमारे पास वो क्या है, 0 है। ठीक है, मैंने सर्कल यहाँ पे किया है, इसको देखें ये क्या है, 0 है इस -1 से पहले टाइम पे। अच्छा जी, नेक्स्ट, 40 बिटवीन -1 सेकेंड एंड 0 सेकेंड, यानी कि अगला पोर्शन ग्राफ का, ये वाला रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होगा हमारे पास, -1 से 0 तक। ठीक है, इस रीजन में क्या हुआ, करंट में चेंजिंग कितनी आई, 1 एम्पियर की चेंजिंग आ गई, यानी कि करंट 0 से बढ़ के कहाँ चला गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी कि ये I2 है और ये क्या है, I1 है। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 3 di/dt। और ये 3 di का मतलब क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। ठीक है ना, I2 माइनस I1 यानी कि चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये 3 इज इक्वल टू I2। I2 का मतलब क्या है, इस केस में हमारे पास जो T2 है वो क्या है, 0 सेकेंड है। ठीक है, तो 0 सेकेंड में करंट कितना हो गया हमारे पास, हाँ जी, 0 सेकेंड में हमारे पास जो करंट हुआ वो हो गया 1 एम्पियर माइनस, ठीक है, -1 सेकेंड पे कितना था, 0 एम्पियर था, तो ये 0 रखा आपने। ठीक है, और फिर T2 हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास 0 सेकेंड है। ठीक है, और जो सॉरी T2 हमारे पास, हाँ 0 है, और फिर ये -1, तो ये कितना हो गया, 1/1, इसका मतलब 1, यानी कि V इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये 3 भी मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 वोल्ट हो जाएगा, 1 × 3। ठीक है, ये 3 मौजूद है ना, तो ये 1 × 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया। सही है, तो इसीलिए हमने इन बिटवीन -1 सेकेंड एंड 0 सेकेंड इसको कितना रखा, 3 वोल्ट रखा। ठीक है जी, तो इस दौरान में ये वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किया था, कांस्टेंट था, तो इसीलिए जो वोल्टेज रहेगा इन बिटवीन -1 एंड 0 सेकेंड वो क्या रहेगा, वो 3 वोल्ट रहेगा। तो इसीलिए आपने -1 से लेकर के 0 तक आपने क्या किया, यहाँ पे 3 वोल्ट की लाइन ड्रॉ करी, इसको आपने ज्वाइन किससे कर दिया, टाइम से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। ओके, यानी कि 0 से। अच्छा जी, अगला क्या है हमारे पास, थर्ड पोर्शन इन बिटवीन 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0 सेकेंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला रीजन, इस रीजन में हमारे पास जो करंट है, ठीक है, ये I1 हो जाएगा, ये I2 होगा। तो I1 कितना है, 1 एम्पियर, I2 भी कितना है, 1 एम्पियर, चेंज ही नहीं हुआ कुछ भी। तो इसका मतलब di/dt, सॉरी di/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 - 1। ठीक है, यानी कि I2 माइनस I1, यानी कि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो di/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे लिखा है भाई I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये कांस्टेंट है 1 एम्पियर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आई। सही है जी, तो इसीलिए क्या होगा, di/dt 0 हो जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज अगेन 0। तो जब वोल्टेज 0 है, इसका मतलब इन बिटवीन 0 एंड 2 सेकेंड, तो देखें यहाँ पे 0 से लेकर के इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है,
2 सेकंड तक करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है जी। अब आ जाएं इसके चौथे हिस्से पर, फोर्थ पोर्शन पे। फोर्थ पोर्शन क्या है हमारे पास, बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। इसमें क्या हुआ, करंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V2, और ये क्या होगा, V1। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर। V2 कितना है, 0 एम्पियर। तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 - 1 अपॉन 3 - 1। तो ये क्या आ गया, -1 आ गया, डी आई अपॉन डी टी। तो -1 जब हम पुट करेंगे इधर, तो 3 × -1 -3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, -3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये देखें, जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ इधर फिगर में, यहाँ पे देखें ये क्या है, ये -3 वोल्ट है। ठीक है, ये -3 वोल्ट आ गया। और फिर इसका आखिरी पोर्शन है, आखिरी पोर्शन में क्या होगा हमारे पास, अबव 3 सेकंड, यानी कि राइट साइड पे, फ्रॉम 3 सेकंड टू इनफाइनाइट। इसमें क्या हमारे पास करंट 0 है कॉन्स्टेंटली, नो वेरिएशन। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, डी आई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा, और वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट 0। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 है, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने इस ग्राफ को, यानी कि जो करंट का ग्राफ हमें दिया हुआ है फिगर ए में, उसको लेकर के हमने पीस वाइज में डिवाइड किया, पीसेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ जहाँ पे वेरिएशन आ रही थी, या हमें कॉर्नर्स मिल रहे थे ग्राफ के। ठीक है, या फिर जहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, तो वो हमने कॉर्नर्स पिक किए, और कॉर्नर्स पिक करने के बाद हमने क्या किया, इस वाले फार्मूले में हमने इसको पुट किया वोल्टेज की, और फिर हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आई हमारे पास वोल्टेज की, वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर ली।